डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपने पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की जो 4th यूनिट है, भारतीय राजनीति के जो आधुनिक आयाम हैं उनके बारे में। और उसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अंतिम चैप्टर, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण व के संबंध में, जिसमें अपन ने आर्थिक न्याय आज पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय के बारे में अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज देखेंगे अपन कि आर्थिक न्याय किसे कहेंगे। सबसे पहले आर्थिक न्याय का अर्थ, कि आर्थिक न्याय अपन किसे कहेंगे। यानी कि आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि धन व संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के मध्य जो विभेद है उसको क्या करना, दूर करना होता है। यानी कि व्यक्तियों के मध्य में धन व संपत्ति के आधार पर जो विषमता अपने को देखने को मिलती है, जो भेद या अपने विभेद जिसको अपन बोलते हैं, अंतर जो जिसको अपन कह सकते हैं, वो अंतर के रूप में एक दीवार खड़ी है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, उसको कम करना या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, आर्थिक न्याय कहलाता है। हालांकि अपन अच्छे से जानते हैं कि अपने समाज के अंदर पूर्ण रूप से अपन जो ये आर्थिक न्याय है उसकी स्थापना नहीं कर सकते। आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं कर सकते। यानी कि जो गरीबी और अमीरी के बीच की जो दूरी है उसको दूर कर अपन सभी को इक्वल तो नहीं बना सकते, लेकिन इस अंतर को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक अपन कम कर सकते हैं कुछ प्रयासों के द्वारा। और इस प्रकार से जो आर्थिक विषमता अपने समाज के अंदर है उसको दूर कर मानव की एक प्रकार से जीविकोपार्जन करने के लिए उसको आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध हो जाए और अपने गरिमापूर्ण जीवन अपना यापन कर सके, उस प्रकार की स्थिति को अपन किस नाम से जानते हैं, आर्थिक न्याय के नाम से जानते हैं। और इस आर्थिक समानता भी अपन कह सकते हैं आर्थिक न्याय को, कि आर्थिक दृष्टि को सभी को क्या बनाना, सम्मान बनाना। इसी दृष्टि में कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस आर्थिक न्याय के महत्व को भी बताया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर अपन बात करते हैं, पंडित जवाहर नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भूख से जो व्यक्ति मर रहा है, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ या महत्व नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति भूख से मर रहा है उस व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। यानी कि लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलते हैं, सबको स्वतंत्रता ही मिलती है, लेकिन जब व्यक्ति को अधिकार ही नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने आजीविका भी आसानी से नहीं चला पा रहा है, तो उसके लिए लोकतंत्र का क्या फायदा होगा, उसके लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र का महत्व तभी होगा जब अपने समाज के अंदर आर्थिक समानता होगी। कौन सी समानता?
आर्थिक समानता। आर्थिक दृष्टि से समान होंगे तभी इस लोकतंत्र का क्या हो सकता है, महत्व हो सकता है। ऐसा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसी संबंध में अपने देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधा कृष्णन, उसने कहा था कि जो लोग गरीबी की ठोकरें खाकर इधर उधर भटक रहे हैं ना, उसके लिए मजदूरी नहीं मिल रही है, भूख से मर रहे हैं, उसके लिए संविधान या विधि पर कोई गर्व नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति गरीबी की वजह से इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए, और उनको पर्याप्त मात्रा में अपनी आवश्यकता के अनुरूप मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, ऐसे व्यक्ति अपने संविधान या विधि, जो जिसको अपन कानून बोलते हैं, विधि या जिसको अपन क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं, पर क्या नहीं कर सकते, गर्व नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको अपने गरिमापूर्ण आजीविका करने का अवसर देता है। तो अगर कोई व्यक्ति को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, इतना गरीब है कि वो अपने आजीविका के लिए उसको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, मजदूरी उनको मिल नहीं रही है, और तो उनको अपन कैसे रह सकते हैं कि एक प्रकार से भूख से जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए ये संविधान विधि कानून कोई मायने नहीं रखता, वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई गर्व नहीं कर सकता। इस प्रकार की जो बातें हैं वो किसने कही थी? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। और एक अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ है डी रूजवेल्ट, उसने भी कहा था कि आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि डी रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ है ये, और उन्होंने कहा था कि आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि ये बात किसने कही थी? डॉक्टर डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, कि अगर अपने को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, आर्थिक स्वतंत्रता अगर अपने को नहीं मिल रही है, तो उस अपन वास्तविक जो स्वतंत्रता उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते अगर अपने को आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का कितना महत्व है इन विद्वानों की इन बातों से अपने को स्पष्ट हो रहा है। साथ में ही ये कथन अपने को याद भी रखने हैं, क्योंकि 1 नंबर के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर अपन से पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी की वजह से इधर उधर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, भूख से मर रहा है, वो अपने संविधान पर कभी गर्व नहीं कर सकता। ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही थी। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता वो प्राप्त नहीं कर सकता। यह कथन किसने कहा? तो अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के रूप में इन कथनों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन साथ में ही इन कथनों के आधार पर अपने को स्पष्ट हो रहा है कि अपने गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए इस आर्थिक न्याय का कितना महत्व है, उसका अपने को स्पष्ट है पता चलता है। और इस संबंध में
भारत के आज़ाद होने के बाद अपने संविधान के अंदर आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए काफ़ी कदम भी उठाए गए, जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे पॉइंट बन गया अपना कि आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। तो अगर अपन मूल अधिकारों की बात करते हैं तो अपने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक बात को स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली जो नौकरियां होती हैं, यानी कि राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली जो नौकरियां होती हैं उस पर समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, यानी उस नौकरियों पर समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना। ये बात किस में कही गई थी? आर्टिकल 16 के अंतर्गत कही गई थी कि अपने मूल अधिकारों पर सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता। उसी में ये बात निकल कर आती है कि राज्य जो भी नौकरियां प्रदान करता है उसमें अपने समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनको समान अवसर मिलने चाहिए। जो योग्य है वो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, वो चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से क्यों ना हो। तो ये एक प्रकार से आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपबंध किया गया है अपने संविधान के अंदर। साथ में 19 का जो पार्ट 6 है उसमें भी कहा गया है 6 के अंतर्गत, जैसे अब मैंने आपको बताया था 19 से 6 के अंतर्गत उसमें मैंने कहा था कि आजीविका जीविका के संसाधन जुटाने के, यानी कि जो व्यक्ति की वृत्ति जो व्यापार होता है आजीविका प्राप्त करने का क्या होगा? अधिकार होगा। और इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, नीति निर्देशक तत्वों की, तो उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 39। उसमें भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, जैसे महिला व पुरुष में नागरिकों का आजीविका के पर्याप्त जो साधन है उसको प्राप्त करने का समान अधिकार होगा। समुदाय में जो भौतिक संपत्ति है उसके स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार उसका बंटवारा हो जिसमें क्या हो? सामूहिक हित हो, सभी की क्या हो? भलाई हो। और पुरुष व महिला दोनों को समान कार्य के लिए क्या देना चाहिए? समान वेतन दिया जाना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर एक समान कार्य कर रहे हैं तो उसको एक समान वेतन मिलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सके। इस प्रकार के उपबंध है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी अपने संविधान के अंदर किए गए हैं। और साथ में ही अगर अपन बात करते हैं जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा उसके बालकों की जो एक सुकुमार अवस्था होती है पढ़ने लिखने की, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए और ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और उनको अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सुकुमार अवस्था के अंदर कोई कार्य करने के लिए बाध्य ना होना पड़े। इसके लिए सरकार ने अपने संविधान के अंदर अपन कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे उपबंध किए गए हैं।
और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं जो अपने पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उस पंचवर्षीय योजना जो नीति आयोग है उसमें भी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से किस प्रकार से आगे लेकर जाना है, किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय संविधान के अंदर अपन कह सकते हैं अपनाया गया है, ताकि एक प्रकार से जो गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है तो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। साथ में अगर अपन बात करते हैं तो 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने, जो अपन अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे पहले विभिन्न रियासतों में विभाजित था, उसका एकीकरण का जिम्मा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया था। लेकिन उन राजाओं को पहले क्या दिया जाता था, पेंशन दी जाती थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीवियर्स बोलते हैं। उसको इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था 1969 के अंदर, और अब सबको क्या कर दिया, समान कर दिया, ताकि ये आर्थिक न्याय की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। इस प्रकार से अनेक ऐसे उपबंध हैं जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत किए गए हैं ताकि आर्थिक न्याय की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। इसके बाद की जो कुछ बातें बची हैं उसको पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी फिर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आगे का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।